हेलो हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिटेंस का लेक्चर नंबर 2, उसका पार्ट 5। उसमें हम पढ़ेंगे बेस रूल रेशियो। क्या पढ़ेंगे? बेस रूल रेशियो। तो स्टार्ट करते हैं। बेस रेशियो। बेस रेशियो AT A+T बाई GC। आप इसको देखकर ये सोच रहे होंगे कि चारगाप रूल ही पढ़ा रहे हैं वापस, बट ये वो नहीं है। चारगाप रूल में A+G बाय T+C होता है। उसमें अलग था, ये अलग रूल है, वो अलग रूल हैं। उसमें AG/TC होता है, AG/TC इसके इक्वल टू 1 होता है, बट ये अलग रूल है। इसमें AT+GC होता है। क्या? A+T/G+C ये होता है वेरिएबल। इसका डेफिनेशन है वेरिएबल फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। स्पीसीज टू स्पीसीज, वेरिएबल फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, बट is constant for a given species, constant for a given species। आप बोल रहे होंगे वेरिएबल भी बोल रहे हैं और कांस्टेंट भी बोल रहे हैं, इसका क्या मीन निकलता है? इसमें वेरिएबल का मतलब है कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है काफ़ी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे बिल्ली का बेस रेशियो अलग होता है, मनुष्य का बेस रेशियो, ह्यूमन का बेस रेशियो अलग होता है, पेड़ पौधों का बेस रेशियो, प्लांट्स का, सबका अलग अलग होता है। तो इसका मतलब इसने वेरिएबल लिखा है। और जो कांस्टेंट लिखा है उसका लिखा है कि सभी मनुष्यों का जो बेस रेशियो है वो सेम होता है। इसमें क्या लिखा है कि वेरिएबल किसके लिए लिखा है? स्पीसीज टू स्पीसीज। जैसे बिल्लियों की प्रजाति है, प्लांट की प्रजाति है, ह्यूमंस की प्रजाति हैं, तो उसमें सबका जो बेस रेशियो है वो वेरिएबल होता है, परिवर्तित होता है। और जो कांस्टेंट लिखा है इसने, जो कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीसीज, उसमें इसने मनुष्यों का, जितने भी मनुष्य हैं उनका सबका बेस रेशियो सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। तो आगे हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल। ह्यूमंस का बेस रेशियो जो होता है, ह्यूमंस का बेस रेशियो A+T/G+C कितना होता है? 1.53 अप्रोक्स में। इसमें क्या होता है कि मोर देन वन है या लेस देन 1 है, इसके आधार पर हम डिफ़ाइन करते हैं, इसके बेसिस पे अपन डिफ़ाइन करते हैं ये AT रीच है, GC रीच है। अगर न्यूमरेटर ज़्यादा है तो मोर देन 1 होगा, और अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो लेस देन 1 होगा। तो इसमें मोर देन 1 है, 1.53 मोर देन 1 है, इसका मतलब न्यूमरेटर ज़्यादा है, AT ज़्यादा है, तो इसको हम लिखते हैं AT रिच। जो ह्यूमंस का जो बेस रेशियो होता है वो AT रिच होता है। क्या होता है? AT रिच। क्यों होता है? कि इसमें न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है। इसका मतलब इसका बेस रेशियो जो है मोर देन 1 है। क्या है? मोर देन 1 है। 1.53 मतलब 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये इसमें न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो ये AT ज़्यादा है। AT ज़्यादा है तो इसको AT रिच बोलेंगे, A+T रिच। ह्यूमंस का क्या होता है? A+AT रिच होता है। जैसे कि अपन एग्जांपल में लेते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को लेते हैं A+T/G+C।
तो इसका जो बेस रेशियो है 0.97 है अप्रोक्स, क्या है 0.97 है। तो ये क्या है, इसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा है और न्यूमरेटर कम है, तो इसका जो बेस रेशियो आता है लेस देन 1 आता है, एक से कम आता है। क्या है, एक से कम आ रहा है, देख लो एक से कम है 0.97 है। इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, जीसी ज़्यादा है, 80 कम है। जीसी ज़्यादा है तो ये क्या इक्वलाई है, जीसी रिच है, इसमें जीसी ज़्यादा है। क्या है, जीसी ज़्यादा है, जीसी बेस ज़्यादा है। आइए हम इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। जो डीएनए होता है, जो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है, क्या होता है, एटी टाइप डीएनए, और एक होता है जीसी टाइप डीएनए। जीसी टाइप डीएनए, जो एटी टाइप डीएनए होता है, डीएनए जो एटी टाइप डीएनए होता है उसमें क्या होता है, एटी ज़्यादा होता है, A+T ज़्यादा होता है, इसलिए इसको एटी टाइप डीएनए बोलते हैं। G+C कम होता है। जो जीसी टाइप होता है उसमें A+T कम होता है और G+C ज़्यादा होता है, इसलिए इसको जीसी टाइप डीएनए बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे एटी ज़्यादा कैसे हैं, तो मैं इसका एक बना के दिखाता हूँ आपको। एक बना के दिखाता हूँ। इसमें जो AT, GC, AT, TA, AT, इसका मतलब इसमें AT ज़्यादा है। एटी टाइप डीएनए में AT ज़्यादा है, AT के बेस ज़्यादा है, AT ज़्यादा है। ऐसे ही मैं इसमें आपको बना के दिखाता हूँ। GC में AT, GC, GC, CG, इसमें जीसी ज़्यादा है, इसलिए इसको जीसी टाइप डीएनए बोलते हैं। ये अपना डीएनए के स्ट्रक्चर में आना आपको दिखाया है। डीएनए के स्ट्रक्चर जो देखा है उसमें इसमें एटी ज़्यादा दिख रहा है, इसमें जीसी ज़्यादा दिख रहा है, इसको जीटी टाइप डीएनए बोल रहे हैं। A+T बाई G+C, इसमें एटी ज़्यादा है तो ये मोर देन 1 होगा, एक से ज़्यादा होगा। क्या होगा, वही देखा है आपने, जिसमें एटी ज़्यादा है मतलब न्यूमरेटर ज़्यादा है इसमें, तो मोर देन 1 होगा। इसमें A+T बाई G+C, इसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये लेस देन 1 होगा। क्या होगा, लेस देन 1 होगा। इसका जो एग्जाम्पल है न्यूक्लियर डीएनए। जो न्यूक्लियर का डीएनए होता है, न्यूक्लियर के अंदर जो न्यूक्लियर डीएनए है, इसका एग्जाम्पल हो गया तो डीएनए ऑफ यूकेरियोट, मतलब मनुष्यों का भी डीएनए, मनुष्य यूकेरियोट हैं उनमें न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है, तो उनका जो डीएनए है उसमें एटी टाइप डीएनए होता है यूकेरियोट। इसमें एग्जाम्पल में प्रोकैरियोट डीएनए मतलब ई कोलाई हो गया, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह फिर प्रोकैरियोट में आते हैं, या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए हो गया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। और बाकी की मैं 1-2 पॉइंट इधर लिख देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं इसलिए। जो कि एटी टाइप डीएनए होता है वो लेस स्टेबल होता है, और जो जीसी टाइप डीएनए मोर स्टेबल होता है। इसका रीज़न मैं आपको इधर दिखाता हूँ। एटी टाइप डीएनए जो हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड है, और जीसी टाइप जो कि जीसी टाइप डीएनए है उसमें जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि लेट टूटेगा। और एटी टाइप में दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 2 पहले टूटेंगे
तीन बाद में टूटेंगे, लेट टूटेंगे। इसलिए एटी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण ये लेस स्टेबल हो जाता है, क्योंकि जल्दी टूट जाता है। क्या होता है, इसको जो भी टेम्परेचर देंगे 80 से 90 पर, तो ये जल्दी टूट जाएगा। इसलिए एटी टाइप जो डीएनए है वो लेस स्टेबल होता है, और जीसी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसलिए मोर स्टेबल होता है, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड 3 है जो लेट टूटते हैं जीसी के बीच में, तो जीसी टाइप डीएनए मोर स्टेबल होता है। तो मैं इधर को इसको यहाँ लिख देता हूँ आपको। जो एटी टाइप डीएनए है, एटी टाइप डीएनए लेस स्टेबल, और जीसी टाइप डीएनए है, जीसी टाइप डीएनए मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, किसके बीच में, जीसी के बीच में, इसलिए लेट टूटते हैं। इसको टेम्परेचर देते हैं तो आसानी से टूटते नहीं हैं, लेट टूटते हैं, क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। मोर स्टेबल। तो अभी तक एक रिव्यू ले लेते हैं अपन ने जो पढ़ा है, कि अपन ने जो स्टार्ट किया था बेस रेशियो में। बेस रेशियो चारगाप रूल से एकदम अलग होता है। चारगाप रूल जो होता है उसमें एडिनिन प्लस ग्वानिन जो बाय में होता है, बटे में होता है, टी प्लस थाइमिन प्लस साइटोसिन होता है, उसका जो कांस्टेंट इक्वल होता है वो 1 होता है। बट इसमें जो है एटी प्लस एडिनिन प्लस थाइमिन है, एडिनिन प्लस ग्वानिन नहीं है, एडिनिन प्लस थाइमिन है, जिसके बटे में जो है बाय में जो कि जी प्लस सी है, ग्वानिन प्लस साइटोसिन है। क्या है, ग्वानिन प्लस साइटोसिन है, ना कि थाइमिन प्लस साइटोसिन है। तो ये बेस रेशियो रूल जो अलग होता है चारगाप रूल से, इसमें अपन ने वेरिएबल फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज मैंने आपको बता दिया है, जो कि बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं उनका अलग अलग बेस रेशियो होता है। और जो मनुष्यों की जो प्रजाति हैं उसमें जो सब मनुष्यों के, सब ह्यूमंस के जो बेस रेशियो होता है वो सेम होता है। ह्यूमन का बेस रेशियो अपन ने देख लिया था, 80 रिच होता है, इसका इकोलाई का जी से रिच होता है। डीएनए के टाइप हमने देख लिए हैं। अब जो आगे का टॉपिक है, आगे अपन बढ़ते हैं। आगे क्या है, यह है डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। डीएनए का टूटना और डीएनए का वापस उसी फॉर्म में रहना, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। अभी जो टॉपिक चल रहे हैं थोड़े इंट्रोडक्शन टाइप के चल रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस का जो चैप्टर है उसका सबसे जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, जो डीएनए आने से पहले तक का होता है। क्या होता है, डीएनए आएगा जिसका डबल हेलिक्स मॉडल आएगा, उससे पहले का जो पार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है। क्या होता है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, इसको पहले कवर करना पड़ता है, जब भी जिससे बेस बनता है। क्या बनता है, बेसिक चीज़ें क्लियर होती हैं। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। तो अपन बनाते हैं एटी डीएनए वाला का एक स्ट्रक्चर। ये डीएनए है, जीसी, टीए, सीजी, टीए। ये डीएनए है, क्योंकि इसमें डीएनए एंड डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए पढ़ रहे हैं। तो डीएनए लिया, इसको क्या करते हैं, 80 या 90 डिग्री का टेम्परेचर देते हैं, 90 डिग्री का टेम्परेचर देते हैं, तो डीनेचुरेट हो जाता है, मतलब टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। डीनेचुरेशन इसमें क्या होता है, जो इसके 2 स्टैंड हैं, जो दोनों स्टैंड ही अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों स्टैंड अलग अलग हो जाते हैं। ए जी टी सी टी क्या हो जाते हैं, दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं। टी सी ए जी ए दोनों स्टैंड इसके अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाता है, इसका 80 या 90 डिग्री का टेम्परेचर देने पर दोनों स्टैंड ही
अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया है। कितना 80 to 90 डिग्री टेम्परेचर देने पर इनका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। ऐसे डीनेचुरेशन क्या होता है, इसका टेम्परेचर अगर अपन ने नॉर्मल कर दिया, वापस जो पहले था वही कर दिया, नॉर्मल टेम्परेचर कर दिया, तो वापस ये क्या हो जाता है? रीनेचुरेशन हो जाता है, वापस इसके हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, रीनेचुरेट हो जाता है, रीनेचुरेशन वापस हो जाता है। इसी तरह अगर अपन ने वापस इसके नॉर्मल टेम्परेचर कर दिया, 80 to 90 डिग्री था, वापस इसका जो जिसमें इसके हाइड्रोजन बॉन्ड बने रह पाते हैं, उतना अपन टेम्परेचर वापस कर दिया, तो ये वापस नॉर्मल डीएनए बन जाएगा। पहले टूटा हुआ था, वापस बन जाएगा। इसी तरह अपन जैसे कि टेम्परेचर ना लेकर हाईली बेसिक कंडीशन ले लेते हैं। हाईली बेसिक मतलब बहुत हाईली बेसिक कंडीशन ले, इसका पीएच अपन ने ले लिया हाईली बेसिक, पीएच 11.3, अप्रोक्स में 11.3 अपन ने इसका बेसिक कंडीशन ले ली है, जिसमें भी इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे। क्या होता है? एक तो हाईली टेम्परेचर पर और एक हाईली बेसिक पर। क्या होता है? एक हाईली टेम्परेचर 80 to 90 डिग्री या हाईली बेसिक कंडीशन, जिसमें 11.3 अप्रोक्स में इसका बेसिक पीएच अपन ने ले ली हैं, उसमें भी इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे। अगर वापस नॉर्मल पीएच कर देते हैं, नॉर्मल पीएच कर दिए, तो वापस इसके हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। अगर हाईली बेसिक कंडीशन लेंगे 11.3 वाली, तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। अगर नॉर्मल पीएच कर देंगे तो वापस वही नॉर्मल डीएनए बन जाता है। इसको रीनेचुरेशन बोलते हैं, इसको डीनेचुरेशन बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इतना कोई पैनिक टॉपिक नहीं है। इसके बाद में अपन जो कवर करने वाले हैं, टीएम वैल्यू, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, टीएम वैल्यू क्या बोलते हैं? इसको टीएम वैल्यू बोलते हैं। टीएम वैल्यू को पढ़ेंगे। टीएम वैल्यू यहाँ से देखते हैं, टीएम वैल्यू, टीएम वैल्यू में टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। जो टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग डिपेंड करता है, जिस पर डिपेंड होता है ये जीसी कंटेंट पर, ऑन जीसी कंटेंट। क्या है? टीएम वैल्यू जो डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, इट डिपेंड ऑन जीसी कंटेंट पर, मतलब जीसी जितना है उस पर ये डिपेंड करती हैं, जीसी कंटेंट पर। जीसी हाँ जीसी कंटेंट पर, जी प्लस सी टीएम इसका मतलब है जो जीसी कंटेंट है, डिपेंड ऑन जीसी कंटेंट। टीएम वैल्यू टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग डिपेंड ऑन जीसी कंटेंट। जिसका जीसी ज़्यादा है उसका टेम्परेचर मेल्टिंग ज़्यादा होगा, टीएम वैल्यू ज़्यादा होगी, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जीसी कम है, मतलब जो जीसी अगर ज़्यादा है तो टेम्परेचर मेल्टिंग टीएम वैल्यू ज़्यादा होगा, ड्यू टू मोर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है, मतलब मेल्ट करने की जो कंडीशन होगी वो ज़्यादा होगी।
क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा हैं तो उनको तोड़ना आसान नहीं होगा, इसलिए टीएम वैल्यू टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, मतलब टेम्परेचर से हाइड्रोजन बॉन्ड को मेल्ट करने वाली जो कंडीशन है, क्या करती है, टेम्परेचर से हाइड्रोजन बॉन्ड को मेल्ट करने वाली कंडीशन। अगर जीसी ज़्यादा होगा तो इसका मतलब जीसी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा हैं तो उनको मेल्ट करने वाली कंडीशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा। तो टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ज़्यादा होगी। जीसी कम है तो टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग कम होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कम है तो उनको तोड़ना भी आसान होगा, इसलिए टेम्परेचर की आवश्यकता, टेम्परेचर का यूज कम होगा। इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा एक अच्छा सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग DNA molecule will have 2 मिनट रुको, अभी आ रहा हूँ। टेम्परेचर मेल्टिंग वैल्यू, विच ऑफ फॉलोइंग DNA molecule will have maximum टेम्परेचर वैल्यू, टेम्परेचर मेल्टिंग वैल्यू। इसमें अपने पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग DNA molecule will have maximum TM वैल्यू। TM वैल्यू मैक्सिमम किस में होगी? मैं आपको कुछ बेसिस देता हूँ। 92%, इसमें क्या देखा था हमने, जिसका GC ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ज़्यादा होगा। क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि GC के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा उसको मेल्ट करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड को, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है। तो A+T, इसका TM वैल्यू ज़्यादा है, 92% है। GC, इसका TM वैल्यू ज़्यादा है, 5%। गुआनिन का इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, TM ज़्यादा है। 2% एडिनिन, 2% एडिनिन है, 2% एडिनिन, इसका TM वैल्यू ज़्यादा है। तो इसमें अपन ने DNA का में किसका TM वैल्यू ज़्यादा होता है, तो इसमें अपन ने कुछ ऑप्शंस लिए हैं, उसमें 92% अगर 80 हैं तो इसका ज़्यादा है, GC ज़्यादा है, तो इसमें 80 GC गुआनिन एडिनिन लिया है। तो आपको दिख रहा होगा कि GC ज़्यादा है, क्या है, 94% GC है, 80 कम है, तो इसका ज़्यादा होगा। क्या होगा, TM वैल्यू इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि GC का GC पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, GC पर। बट ये अपन ने इसमें आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इसमें फोर्थ जो ऑप्शन दिया है उसमें एडिनिन जो है, AOT, जितना एडिनिन होता है, एडिनिन 2% दिया है, तो 80 एडिनिन होता है उतना थायमिन होता है, तो थायमिन और एडिनिन कितना हो गया, 4%, 84% है। क्या है, 84% है। अगर एडिनिन और थायमिन दोनों 4% हैं तो इस 100 में से 4 गया तो कितना बचा, GC बचा है 96%। तो इन ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा GC किसके पास है, इस ऑप्शन के पास। क्या है कि DNA में इस ऑप्शन वाले DNA के पास सबसे ज़्यादा GC है। क्या है, एक DNA दिया है उसमें 92% 80 हैं, एक दिया है उसमें 94% GC हैं, 5% गुआनिन है। तो किस DNA के पास, कौन से DNA के पास सबसे ज़्यादा GC हैं? अगर GC जिसका ज़्यादा होता है उसका ही TM वैल्यू ज़्यादा होता है। तो हम इसमें देखेंगे जिस DNA के बाद पास GC ज़्यादा होगा उसका TM वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इसमें अपन को 80 दिख रहा है, 92% है, तो इसमें अपन को 92 80 है तो GC कितना हो जाएगा, 6% GC हैं, G+C इस DNA के पास 6% है, कितना, 6% GC है। और इसके पास GC कितना है, 94% है। इसमें पहले GC ही दिया है, तो
और बाकी इसमें देखेंगे ग्वानिन कितना है, 5% है। क्या है, 5% ग्वानिन है। तो साइटोसिन कितना होगा, साइटोसिन भी 5% होगा। तो G+C कितना, 10% होगा इसके पास। G+C 10% है, तो 90% 80 है। तो इसमें GC कितना है, 10%। अब इसमें देखेंगे एडेनिन कितना है, 2% है। थायमिन भी 2% है, तो 80 4% हो गया। और 4% 80 है, तो 100% टोटल होता है। तो 4 जाएगा तो उसमें 96% बचेगा। तो 80 4% DNA में है, तो GC कितना होगा, 96%। क्या होगा, 100 में से GC कितना होगा, 96%। तो इन सारे ऑप्शंस में से GC किसका ज़्यादा है, इस वाले ऑप्शन वाले DNA का। किसका, जिसमें 2% DNA है उसमें GC ज़्यादा होगा, इसलिए TM वैल्यू भी ज़्यादा होगा। क्या होगा, TM वैल्यू भी ज़्यादा होगा। क्या होगा, TM वैल्यू किसका ज़्यादा होगा, इस वाले ऑप्शन का। समझ में आया होगा आपको। जिसमें DNA 2%, एडेनिन 2% दिया है, उसमें GC कितना होगा, 96%। अगर GC जिसका ज़्यादा होगा, इस वाले ऑप्शन 96% GC आया है, इसमें 94% है। इस वाले में 10% GC है, 10% GC है। और इसमें कितना GC है, 96%। क्योंकि एडेनिन 2% दिया है, तो थायमिन भी 2% होगा। तो टोटल मिलाकर 4% होगा। तो 100 में से 4% तो 80 हैं और 96% GC हैं। तो टोटल GC 96% है। तो TM वैल्यू इसका हो जाएगा सबसे ज़्यादा, मोर TM वैल्यू इसका टेम्परेचर मेल्टिंग। GC ज़्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट सके। हाइड्रोजन बॉन्ड को मेल्ट करने के लिए ज़्यादा अपन को टेम्परेचर देना होगा, इसी ही TM वैल्यू बोलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थैंक यू, आज के लिए इतना।